कहानी की शुरुआत इत्सुकी तोमिनारी से होती है, जो जापान के टॉप 3 स्कूलों में शामिल क्यू एकेडमी के बाहर खड़ा नजर आता है। यह कोई साधारण स्कूल नहीं है। यहाँ जापान के भविष्य के बड़े नेता, प्रधानमंत्री और कॉरपोरेट जगत के दिग्गज तैयार होते हैं। स्कूल के माहौल से ही साफ पता चलता है कि यहाँ पढ़ने वाले ज्यादातर छात्र बेहद अमीर परिवारों से आते हैं। इतने शानदार माहौल के बावजूद इत्सुकी काफी शांत नजर आता है। ऐसा लगता है जैसे उसे वहां की अमीरी और रुतबे से कोई खास फर्क नहीं पड़ता। तभी एक मशहूर लड़की हिना कोनोहाना वहां पहुंचती है। वहां मौजूद लोग उसे देखकर उत्साहित हो जाते हैं। हिना भी बेहद शालीन अंदाज में सभी का अभिवादन स्वीकार करती है। उसकी खूबसूरती और शानदार व्यक्तित्व के कारण हर किसी की नजर उसी पर टिक जाती है। इत्सुकी भी उसे देखकर मन ही मन सोचता है कि वह लड़की जैसे किसी बिल्कुल अलग दुनिया की रहने वाली हो। कुछ ही देर बाद हिना खुद इत्सुकी के पास आती है और उससे पूछती है कि क्या हुआ। इत्सुकी थोड़ा घबरा जाता है और कहता है कि कुछ नहीं हुआ। हिना भी ज्यादा सवाल नहीं करती और उसे अपने साथ चलने के लिए कहती है। यहीं से कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है। हम इत्सुकी को एक कंस्ट्रक्शन साइट पर दिन भर मेहनत करते हुए देखते हैं। अपनी शिफ्ट पूरी करने के बाद उसका बॉस उसे बताता है कि आज उसका काम खत्म हो गया है और आखिरी दिन की मजदूरी भी उसके खाते में जमा कर दी गई है। इत्सुकी अपने बॉस को धन्यवाद देता है और वहां से जाने लगता है। तभी पास खड़ा एक कर्मचारी उसकी मेहनत की तारीफ करता है। वह कहता है कि इत्सुकी में सच में बहुत मेहनत करने की क्षमता है। बॉस भी उसकी बात मानते हुए बताता है कि इत्सुकी अपनी पढ़ाई का खर्च खुद उठाता है और इसके लिए कई पार्ट टाइम काम करता है। वह दिन रात मेहनत करता है ताकि उसकी पढ़ाई जारी रह सके। इत्सुकी ने बताया था कि उसके माता पिता को शराब और जुए जैसी बुरी आदतों की वजह से घर की आर्थिक स्थिति हमेशा खराब रहती थी। ऐसे गैर जिम्मेदार माता पिता के साथ जिंदगी बिताना उसके लिए आसान नहीं था। फिर भी इत्सुकी किसी तरह अपनी जिंदगी आगे बढ़ा रहा था। काम खत्म करने के बाद वह अपने घर पहुंचता है और हमेशा की तरह अपने माता पिता को आवाज लगाता है। लेकिन इस बार भी घर से कोई जवाब नहीं आता। उसे ज्यादा हैरानी नहीं होती क्योंकि उसके माता पिता अक्सर बिना बताए घर से चले जाते थे। लेकिन तभी उसकी नजर लिविंग रूम में रखे एक नोट पर पड़ती है। नोट में उसके माता पिता की तरफ से बस एक छोटा सा संदेश लिखा था, उसकी जिंदगी के लिए शुभकामनाएं। पहले तो इत्सुकी को कुछ समझ नहीं आता, लेकिन अगले ही पल उसे एक बड़ा शक होता है। वह तुरंत अपनी बैंक बुक तलाशता है और चेक करता है। कुछ ही देर में उसकी आशंका सच साबित हो जाती है। बैंक बुक भी गायब थी। अब उसे समझ आ जाता है कि उसके अपने माता पिता उसे अकेला छोड़कर जा चुके हैं और जाते समय पैसे भी अपने साथ ले गए हैं। यह सच्चाई जानकर इत्सुकी पूरी तरह सदमे में आ जाता है। उसे विश्वास ही नहीं होता कि उसके साथ ऐसा हो सकता है। वह परेशान हालत में घर से बाहर निकलकर इधर उधर घूमने लगता है। अपनी जेब टटोलने पर उसे पता चलता है कि उसके पास सिर्फ 200 येन बचे हैं। इतने पैसों में तो मुश्किल से एक छोटा सा खाना ही मिल सकता था। उसके सामने सबसे बड़ा सवाल यही था कि आज का दिन कैसे गुजरेगा और अगले दिन क्या होगा। इसी दौरान उसकी नजर सड़क से गुजर रही कुछ लड़कियों पर पड़ती है। उनकी यूनिफॉर्म देखकर इत्सुकी पहचान जाता है कि वे उसी प्रतिष्ठित अकादमी की छात्राएं हैं। उन्हें देखकर उसे याद आता है कि अगले दिन उसकी भी एंट्रेंस सेरेमनी है। लेकिन जेब में सिर्फ 200 येन देखकर वह सोचने लगता है कि शायद अब उसके लिए उस स्कूल में जाना भी संभव नहीं होगा। इसी बीच उन लड़कियों में से एक अपने दोस्तों को अलविदा कहकर दूसरी दिशा में चली जाती है। इत्सुकी उसे जाते हुए देखता है और मन ही मन सोचता है कि अमीर लोगों की जिंदगी उसकी जिंदगी से कितनी अलग है। वह आगे बढ़ जाता है, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद उसकी नजर जमीन पर पड़ी एक स्टूडेंट आईडी पर जाती है। वह आईडी उठाकर देखता है और तुरंत समझ जाता है कि यह उसी लड़की का कार्ड है। वह तुरंत उसके पीछे जाता है और कार्ड देने की कोशिश करता है। लड़की जैसे ही पलटती है, उसकी खूबसूरती देखकर इत्सुकी कुछ पल के लिए हैरान रह जाता है। तभी अचानक एक वैन वहां आकर रुकती है। उसमें से नकाब पहने बदमाश बाहर निकलते हैं और लड़की को पकड़ लेते हैं। इत्सुकी उन्हें रोकने के लिए चिल्लाता है, लेकिन बदमाश उसे भी गवाह समझकर लड़की के साथ वैन में डाल देते हैं। यानी मदद करने गया था और खुद ही मुसीबत में फंस गया। दोनों को एक सुनसान जगह पर ले जाया जाता है। इत्सुकी कहता है कि उसके गरीब माता पिता फिरौती नहीं दे पाएंगे। एक किडनैपर उसे चुप रहने को कहता है और बताता है कि उसे सिर्फ गलत समय पर वहां मौजूद होने की वजह से उठाया गया है।
इत्सुकी सोचता है कि पहले माता पिता ने साथ छोड़ा और अब उसका अपहरण हो गया। उसे अपनी किस्मत पर ही शक होने लगता है। इसी बीच किडनैपर्स को पता चलता है कि लड़की कोनो हाना परिवार की बेटी है। यह सुनकर वे खुश हो जाते हैं क्योंकि वह एक बेहद अमीर परिवार की वारिस थी। इत्सुकी भी यह सुनकर हैरान हो जाता है। उसे विश्वास नहीं होता कि इतनी अमीर लड़की उसके सामने बैठी है। मुश्किल हालात के बावजूद हिना काफी शांत रहती है। तभी वह मासूमियत से कहती है कि उसे वॉशरूम जाना है। इत्सुकी पहले तो हैरान होता है, लेकिन फिर समझता है कि यह एक सामान्य जरूरत है। हिना कहती है कि अगर उसे वॉशरूम नहीं जाने दिया गया तो वह यहीं अपनी जरूरत पूरी कर देगी। इत्सुकी उसे थोड़ा इंतजार करने के लिए कहता है, लेकिन बात न बनने पर उसे किडनैपर्स को बताना पड़ता है। आखिरकार किडनैपर्स उसे वॉशरूम जाने देते हैं। इस घटना के बाद इत्सुकी को हिना के बारे में अपनी पहली राय बदलती हुई महसूस होती है। तभी एक किडनैपर पूछता है कि क्या हिना सच में अमीर परिवार से है। उसका व्यवहार उसे काफी अजीब लग रहा था। तभी हिना चाय और मिठाई मांगने लगती है। इत्सुकी सोचता है कि यह लड़की किडनैप हुई है या पिकनिक पर आई है। किडनैपर उसे सिर्फ पानी की बोतल देता है। फिर परेशान होकर इत्सुकी से कहता है कि अब वही हिना का ध्यान रखे। इत्सुकी देखता है कि हिना बोतल से पानी पीते समय अपने कपड़े भी भिगो रही है। हिना मासूमियत से कहती है कि उसे प्लास्टिक की बोतल से पानी पीने की आदत नहीं है। इत्सुकी समझ जाता है कि वह सच में बहुत अमीर माहौल में पली है। वह बोतल लेकर उसकी मदद करने लगता है। तभी उसकी नज़र जमीन पर फैले पानी पर पड़ती है। वह हिना को सावधान रहने के लिए कहता है, लेकिन हिना आगे बढ़ते ही लड़खड़ाकर गिर जाती है। इत्सुकी को थोड़ी हंसी आती है क्योंकि वहां कोई रुकावट भी नहीं थी। वह उसका माथा चेक करता है और बताता है कि सिर्फ हल्की खरोंच आई है। साथ ही उसे बार बार चोट न छूने की सलाह देता है। हिना फिर पूछती है कि इत्सुकी को भी क्यों किडनैप किया गया। इत्सुकी को तुरंत स्टूडेंट आईडी की याद आती है। वह कार्ड निकालकर हिना को वापस कर देता है। हिना आत्मविश्वास से कहती है कि इसी आईडी की वजह से जल्द ही मदद पहुंच जाएगी। इत्सुकी उसकी बात समझ नहीं पाता, लेकिन हिना बिल्कुल परेशान नहीं होती और आराम से लेट जाती है। कुछ देर बाद वह इत्सुकी से उसकी गोद को तकिए की तरह इस्तेमाल करने की अनुमति मांगती है। इत्सुकी खुद को संभालते हुए थोड़ा खिसक जाता है ताकि हिना आराम से बैठ सके। हिना अपना सिर उसकी गोद में रखती है और सहज अंदाज में कहती है कि उसकी हाइट बिल्कुल सही है। यह सुनकर इत्सुकी का चेहरा शर्म से लाल पड़ जाता है, लेकिन माहौल थोड़ा रोमांटिक होने से पहले ही हिना एक नई फरमाइश कर देती है। वह उससे लोरी सुनाने को कहती है। इत्सुकी कुछ पल के लिए चुप हो जाता है और बताता है कि उसे कोई लोरी नहीं आती। उधर दोनों आपस में बातें कर रहे थे और बाहर एक स्पेशल टैक्टिकल टीम चुपचाप अपनी पोजीशन ले चुकी थी। अंदर एक किडनैपर फोन पर हिना की फिरौती को लेकर बातचीत कर रहा था। माहौल काफी तनावपूर्ण था, लेकिन इत्सुकी को हैरानी थी कि इतनी खतरनाक स्थिति में भी हिना आराम से गहरी नींद में सो गई थी। उसे चैन से सोता देखकर इत्सुकी को भी थोड़ा सुकून मिलता है। वह प्यार से उसके चेहरे पर लगी लार साफ कर देता है। कुछ देर बाद हिना की आंखें खुल जाती हैं। तभी किडनैपर फोन पर गुस्से से चिल्लाता है और धमकी देता है कि अगर बातचीत में और देरी हुई तो वह लड़की को नुकसान पहुंचा देगा। यह सुनकर इत्सुकी हिना से कहता है कि उसे घबराने की जरूरत नहीं है। अगर कोई खतरा आया तो वह खुद उसकी रक्षा करेगा। हिना यह सुनकर हैरान हो जाती है। वह पूछती है कि आखिर वह उसके लिए इतनी परेशानी उठाने को तैयार क्यों है। यह सवाल इत्सुकी को अंदर तक सोचने पर मजबूर कर देता है। उसे अपनी मुश्किल जिंदगी याद आती है, जहां उसका भविष्य पहले से ही अनिश्चित नजर आ रहा था। वह सोचता है कि अगर वह किसी दूसरे इंसान को बचाने में कामयाब हो जाए तो शायद उसे अपनी जिंदगी का भी कोई मकसद मिल जाए। इसी सोच के साथ वह जवाब देता है, हालांकि उसे खुद भी नहीं पता था कि वह हिना के लिए इतना बड़ा जोखिम क्यों उठा रहा है। उसकी बात सुनकर हिना की आंखों में चमक आ जाती है। वह मुस्कुराते हुए कहती है कि उसे इत्सुकी काफी पसंद है। हिना बताती है कि उसके साथ रहने पर उसे काफी सुकून महसूस होता है। उसे इत्सुकी से वैसी खुशबू आती है जैसी धूप में सुखाए गए फ्यूटन से आती है। वह आगे बताती है कि उसके केयर टेकर्स हमेशा बहुत सख्त रहते हैं, लेकिन इत्सुकी उसके साथ बिल्कुल सामान्य तरीके से व्यवहार करता है, इसलिए उसे उसके आसपास आराम महसूस होता है। इत्सुकी उसकी बातें सुनकर कुछ देर के लिए बिल्कुल चुप हो जाता है। तभी हिना उससे उसका नाम पूछती है।
वह अपना नाम इत्सुकी तोमिनारी बताता है। इसके बाद हिना भी अपना परिचय देने लगती है, लेकिन इससे पहले कि वह आगे कुछ कह पाती, अचानक एक फ्लैशबैंग खिड़की तोड़ते हुए कमरे के अंदर आ गिरता है। अगले ही पल पूरा कमरा धुएं से भर जाता है। बाहर इंतजार कर रही टैक्टिकल यूनिट को तुरंत अंदर जाने का आदेश मिलता है। टीम तेजी से कमरे में घुसती है और कुछ ही पलों में किडनैपर्स को काबू में कर लेती है। हालांकि टीम सभी संदिग्धों को बांध रही थी, इसलिए इत्सुकी को भी पकड़ लिया जाता है। इत्सुकी बार बार समझाने की कोशिश करता है कि वह भी किडनैपर्स का शिकार है। ऑफिसर यह जानकारी अपनी सेकंड इन कमांड शिजुने तक पहुंचाते हैं, जो हिना की पर्सनल अटेंडेंट है। शिजुने को पूरी स्थिति थोड़ी संदिग्ध लगती है, लेकिन हिना खुद पुष्टि कर देती है कि इत्सुकी किडनैपर्स में से नहीं है। इसके बाद आखिरकार इत्सुकी को आजाद कर दिया जाता है। शिजुने तुरंत हिना के पास पहुंचती है और उसकी हालत देखकर राहत की सांस लेती है। वह देर से रेस्क्यू पहुंचने के लिए माफी मांगती है और उसे सलाह देती है कि अगली बार कहीं जाने से पहले किसी को जरूर जानकारी दे। हिना बिल्कुल सहज अंदाज में जवाब देती है कि उस समय उसका किसी को बताने का मन नहीं था। शिजू ने उसके जवाब को नजरअंदाज कर देती है और कहती है कि बाकी सुरक्षा व्यवस्था कोनोहाना परिवार की सिक्योरिटी टीम संभाल लेगी। अब हिना को घर लौटने के लिए कहा जाता है, लेकिन जाने से ठीक पहले हिना अचानक शिजुने से कहती है कि उसे इत्सुकी चाहिए। शिजुने बिना ज्यादा सवाल किए उसकी बात मान लेती है और कहती है कि वह इसका इंतजाम कर देगी। वहीं बेचारा इत्सुकी हैरानी से खड़ा सोचता रह जाता है कि दोनों आखिर किस बारे में बात कर रही हैं। कुछ देर बाद लिमोजीन के अंदर का नजारा देखकर शिजुने भी हैरान रह जाती है। हिना आराम से अपना सिर इत्सुकी की गोद में रखकर सो रही थी। उसी पल शिजुने को समझ आ जाता है कि हिना ने इत्सुकी को अपने साथ रखने के लिए क्यों चुना। इस बीच इत्सुकी घबराकर पूछता है कि आखिर वे लोग उसे कहां लेकर जा रहे हैं। शिजुने शांत आवाज में सिर्फ इतना कहती है कि कोई व्यक्ति उससे मिलना चाहता है। और थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि सुजुने के फोन पर एक मैसेज आता है। सुजुने उसे पढ़ना शुरू करती है और कहती है, खैर अब सब सही है। तुम 16 साल के हो, अपना काम खुद कर सकते हो। तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें कल ऐसे ही छोड़कर चले गए और तुम्हारा सारा पैसा भी लेकर गए। अभी तुम गरीबी की हालत में हो और तुम्हारा घर भी अब बिकने वाला है। इचुकी हैरान होकर पूछता है, क्या? ये सब कब हुआ? मेरा घर कैसे बिकने वाला है? फिर मैं रहूंगा कहां? सजुने कहती है, खैर कोई बात नहीं। तुम्हारे खिलाफ कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड भी नहीं है, इसलिए तुम यहां बिल्कुल सुरक्षित हो। बस इस पोजीशन को तुम्हें पूरा करना होगा। इचुकी पूछता है, कौन सी पोजीशन और तुम आखिर किसकी बात कर रही हो? सजुने जवाब देती है, तो क्या तुम लेडी हिनाको के लिए काम करोगे? इचुकी हैरान होकर कहता है, क्या मतलब? आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? क्या मैं मेड की तरह काम करूंगा? वह तुरंत कहती है, नहीं नहीं, मेड की तरह नहीं, बल्कि एक बटलर के तौर पर। फिर हम देखते हैं कि हिनाको अपने इचुकी के काफी करीब आकर आराम से सो रही होती है। तभी सुजुने कहती है, ओ, तो अब मैं समझी कि आखिरकार तुम्हें ये इतना पसंद क्यों है। इचुकी कहता है, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सुजुने तुरंत चेतावनी देती है, अगर तुमने कुछ गलत करने की कोशिश भी की तो मैं तुम्हें ऐसा सबक सिखाऊंगी कि तुम भूल नहीं पाओगे। इचुकी हैरानी से पूछता है, क्या? मैं समझा नहीं। मैं वैसा कुछ नहीं करने वाला जैसा तुम सोच रही हो। वह कहती है, फिर ठीक है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि आखिरकार सभी लोग अपने घर पहुंच चुके होते हैं। जब इचुकी उस घर को देखता है तो वह लिटरली हैरान रह जाता है। उसे यकीन ही नहीं होता कि कोई इतना अमीर कैसे हो सकता है और इनके पास इतना पैसा आखिर आता कहां से है। सभी लोग अंदर जाते हैं, लेकिन इचुकी अभी भी उस आलीशान महल को देखकर हैरान होता रहता है। तभी सुजुने पूछती है, आखिर तुम क्या देख रहे हो? इचुकी जवाब देता है, सच बताऊं तो मुझे यहां देखकर रोंगटे खड़े हो गए हैं। मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि मैं सच में ये सब देख रहा हूं। सीन फिर बदलता है और हम देखते हैं कि कोनोहाना के डैड वहां बैठे हुए हैं। वह इचुकी से कहते हैं, मैं कोनोहाना का डैड हूं। तुमसे मिलकर मुझे काफी खुशी हुई। अच्छा लगा कि तुम लोग फिलहाल यहाँ सुरक्षित हो। इचुकी कहता है, हाँ अभी के लिए तो हम सुरक्षित ही हैं। तभी उसके डैड कहते हैं, ठीक है, लेकिन मुझे तुमसे एक काम है। इचुकी पूछता है, आखिर कैसा काम? वह कहते हैं, तुम खुद देखकर समझ जाओगे। इसके बाद वह टीवी पर अपनी बेटी के कुछ वीडियो चलाते हैं। वीडियो में कोनोहाना के दो अलग अलग रूप दिखाई देते हैं। लोगों के बीच वह काफी समझदार, सभ्य और जिम्मेदार तरीके से व्यवहार करती है। हर काम को बहुत अच्छे से करती है, इसलिए सभी को लगता है कि वह बेहद समझदार और परफेक्ट लड़की है।
लेकिन उसका दूसरा रूप बिल्कुल अलग है। वह काफी बचकाने अंदाज में व्यवहार करती है, कहीं भी सो जाती है, छोटी छोटी बातों पर रोने लगती है और कई बार बिल्कुल बच्चों जैसी हरकतें करने लगती है। इचुकी यह देखकर हैरान रह जाता है और कहता है, अरे बाप रे, मुझे तो बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ये ऐसा भी व्यवहार करती है। उसके डैड कहते हैं, तुमने जो देखा वो दोनों कोनोहाना के ही रूप हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम उसकी इसी हालत में लोगों से उसकी रक्षा करो। तुम्हें पता ही है कि हमारे ग्रुप के कितने दुश्मन हैं। वह आगे कहते हैं, इसीलिए मैं चाहता हूं कि तुम उसके पर्सनल केयर टेकर बन जाओ। मैं तुम्हें हर दिन 20,000 येन दूंगा। इचुकी हैरान होकर कहता है, क्या 20,000 येन? उसके डैड कहते हैं, चलो ठीक है, मैं तुम्हें 5,000 येन दूंगा। इचुकी तुरंत कहता है, क्या सिर्फ 5,000? वह जवाब देते हैं, हाँ बिल्कुल। इचुकी कहता है, नहीं नहीं, मुझे 5,000 नहीं चाहिए, मुझे कम से कम 8,000 येन चाहिए। उसके डैड कहते हैं, तुम्हें क्या लगता है केयर टेकर की नौकरी इतनी आसान है? इस काम में तुम्हें बहुत कुछ करना पड़ेगा। सुबह से शाम तक तुम्हें हमेशा मेरी बेटी के पास रहना होगा और उसका ध्यान रखना होगा, ताकि तुम उसे बाहरी खतरों से सुरक्षित रख सको। इचुकी कहता है, ठीक है, मैं समझ गया। फिर उसके डैड पूछते हैं, तो बताओ अब तुम्हें कितने पैसे चाहिए? इचुकी कुछ सोचकर कहता है, ठीक है, मुझे 20,000 येन प्रतिदिन चाहिए। उसके डैड जवाब देते हैं, ठीक है, मैं तुम्हें इतना दे दूंगा। फिर वह गंभीर होकर कहते हैं, और हाँ, एक बात का ध्यान रखना, अगर तुमने मेरी बेटी के साथ कुछ गलत करने की कोशिश की। इचुकी तुरंत घबरा जाता है। उसके डैड कहते हैं, तो मैं तुम्हें ऐसा सबक सिखाऊंगा कि तुम जिंदगी भर याद रखोगे। इचुकी यह सुनकर अंदर ही अंदर बुरी तरह घबरा जाता है और सोचता है कि उसने आखिर किस तरह की नौकरी स्वीकार कर ली है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि इचुकी को उसका कमरा दिखाया जाता है। यहाँ सुजुने उसे समझाती है कि असल में उसे यहाँ क्या करना है, कैसे करना है और पूरे दिन उसका शेड्यूल क्या रहेगा। इचुकी कहता है, ओह, तो मुझे ये सब करना है। इसके बाद सुजुने एक एक करके उसे कई सारी किताबें देती हैं और कहती है, ये सभी मॉड्यूल्स हैं, तुम्हें इन्हीं के हिसाब से चलना होगा। इनमें बताया गया है कि तुम्हें कोनोहाना के आसपास कैसे रहना है, उसके साथ क्या करना है और कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनसे उसे बुरा लग सकता है। इचुकी कहता है, ठीक है, मैं बिल्कुल ऐसा ही करूंगा। सजुने कहती है, हाँ लेकिन एक और बात है, इतना सब करने के बाद तुम्हें यहाँ फिजिकल ट्रेनिंग भी लेनी होगी। इचुकी हैरान होकर पूछता है, क्या, लेकिन उसकी जरूरत क्यों है? तुम्हें पता है ना, मैंने भी काफी काम किया है और मैं काफी स्ट्रांग हूँ। सजुने मुस्कुराकर कहती है, अच्छा, वो तो अभी पता चल जाएगा। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि इचुकी की ट्रेनिंग शुरू हो चुकी है। लेकिन भाई, कुछ ही देर में उसकी हालत खराब हो जाती है। ट्रेनिंग इतनी जबरदस्त होती है कि उसकी पूरी बॉडी जवाब देने लगती है। इसके बाद हमें पता चलता है कि इचुकी भी उसी स्कूल में पढ़ने वाला है जहां कोनोहाना जाती है। आखिरकार अब वह उसका केयर टेकर है, इसलिए उसकी सुरक्षा के लिए उसके साथ रहना भी जरूरी है। और एपिसोड की शुरुआत में इचुकी जिस स्कूल का जिक्र कर रहा था, अब वही स्कूल उसकी नई जिंदगी का हिस्सा बनने वाला है। सीन शिफ्ट होता है और रात के समय हम इचुकी को अपने बेड पर सोने के लिए जाते हुए देखते हैं। तभी उसे महसूस होता है कि उसके बेड के नीचे कुछ है। जैसे ही वह कंबल हटाता है, भाई, उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि उसके बेड के नीचे कोनोहाना सोई हुई होती है। इचुकी घबराकर सोचता है, भाई, ये यहाँ क्या कर रही है? इसे यहाँ आने के लिए किसने कहा? फिर वह उससे पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अपने कमरे में जाओ। कोनोहाना कहती है, नहीं, बिल्कुल नहीं, ये मेरे केयर टेकर का बेड है और मैं इसी पर सोऊंगी। इच्चुकी परेशान होकर सोचता है, अरे यार, अब मैं इस लड़की को क्या समझाऊं? तभी कोनोहाना के फोन पर एक मैसेज आता है। मैसेज उसकी बचपन की दोस्त यूडी का होता है। वह उससे स्कूल आने के लिए कह रही होती है और बताती है कि वह काफी देर से उसका इंतजार कर रही थी। इचुकी उसे समझाता है, देखो, मैं अभी नहीं आ पाऊंगा, मैं कहीं फंसा हुआ हूँ। यूडी पूछती है, क्या मैं तुम्हें कॉल करूं? इचुकी तुरंत कहता है, नहीं, तुम्हें कॉल नहीं करना है। तभी पीछे से कोनोहाना उठकर इचुकी के पास आती है और पूछती है, आखिर क्या हो रहा है? तुम फोन पर किससे बात कर रहे हो? इचुकी कहता है, कोई नहीं, ये मेरी बचपन की दोस्त है, बस उससे थोड़ी बात कर रहा था। इसके बाद कोनोहाना उसका फोन ले लेती है और वापस जाकर अपने बेड पर लेट जाती है। फिर वह कहती है, देखो, तुम मुझसे जैसे बात कर रहे हो ना, वैसे मत बात करो। इच्चुकी हैरान होकर पूछता है, तो फिर कैसे बात करूं? कोनोहाना कहती है, जैसे तुमने सुबह मुझसे बात की थी, बिल्कुल वैसे ही बात करो, मुझे वो तरीका बहुत पसंद है। इसके बाद इचुकी भी उसी अंदाज में उससे बात करना शुरू कर देता है। कोनोहाना खुश होकर कहती है, हाँ, अब ये काफी अच्छा है, चलो नाइट, गुड, कल मिलते हैं।
इचुकी कहता है, अरे लेकिन तुम अपने कमरे में तो चली जाओ। लेकिन भाई कोनोहाना तो वहीं आराम से सो जाती है। और इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो तुम कमेंट करके जरूर बताना कि तुम्हें ये एपिसोड कैसा लगा और इसकी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी। और हाँ, अगर एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो यार एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।